Please all of you open your reading sheets. We are going to discuss about first passage, that is tea and the industrial revolution. Is there any doubt to any student from question number 1 to 7? These are the list of headings. Okay, is there any doubt? Yes, question number second. Okay, the paragraph is saying that Macfarlane compares the puzzle to a combination of. There are about 20 different factors and all of them need to be present before the revolution can happen, he says. For industry to take off, there needs to be technology and power to drive factories, large urban population to provide cheap labor, easy transport to move goods around, and affluent middle class willing to buy mass produced object. Okay, there is a word that is industry to take off, there need to be technology. ठीक है, यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहे हैं कि इंडस्ट्री को क्या होने के लिए, ऊपर उठने के लिए, है ना। टेक ऑफ मीन्स ऊपर उठने के लिए, ऊपर जाने के लिए किस चीज की जरूरत है? टेक्नोलॉजी की। सेकेंड थिंग, पावर टू ड्राइव फैक्ट्रीज, पावर की जरूरत है फैक्ट्रीज को चलाने के लिए। और नेक्स्ट बोला लार्ज अर्बन पॉपुलेशन टू प्रोवाइड चीप लेबर, मतलब ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन ताकि इंडस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा चीप लेबर मिल सके। एंड नेक्स्ट इज इजी ट्रांसपोर्ट टू मूव गुड्स अराउंड, ठीक है, इजी ट्रांसपोर्टेशन। एंड नेक्स्ट इज एफ्लुएंट मिडिल क्लास विलिंग टू बाय मास प्रोड्यूस्ड ऑब्जेक्ट, प्रोडक्शन हो रहा है चीजों का, ऑब्जेक्ट्स का, उनको खरीदने के लिए एक रिच कैटेगरी ऑफ द सोसाइटी। तो दीज आर ऑल आर द फैक्टर्स विच डिफाइन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, है ना। ये सारे क्या है, वो फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं किसको? इंडस्ट्रियल ग्रोथ। मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है राइटर, ये कह रहे हैं कि यही सारे फैक्टर्स की वजह से जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो क्या होगी? नरिश होगी, इंप्रूव होगी। तो मतलब इन सब की जरूरत है। ओके, now look at the given options. Okay, the first one is the search for the reason for increase in population. Okay, there is not any saying about population. And the next is industrial and the fear of unemployment. Third one is the development of cities in Japan. Next is the time and the place of industrial revolution. Next is the cases of Holland, France and China. Next, changes in drinking habits in Britain. Next is two keys to Britain industrial revolution. Next is conditions required for industrialization. And last one is comparison with Japan lead to the answer. Okay, what can be the answer according to you? Eight. How? कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। कंडीशन कौन सी कंडीशन वो बता रहे हैं वहां पे? अच्छी लेबर होनी चाहिए, लोग होने चाहिए रिच कैटेगरी की, ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। तो दीज आर ऑल द फैक्टर्स। एंड नीड इज द सिनोनियम ऑफ रिक्वायरमेंट, ठीक है, एंड फैक्टर इज द सिनोनियम ऑफ कंडीशन एंड सिचुएशन। सो द परफेक्ट आंसर विल बी 8, ठीक, कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, move on the next question. Yes, It was looking like that the answer can be fifth. okay, the cases of Holland, France and China. Okay, while this was the case of England, ठीक है, okay, we will read the whole paragraph. Other nations such as Japan, Netherlands, France also meet some of these criteria, but were not industrializing, लेकिन वो industrialization के process में नहीं आ रहे थे। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि इन कंडीशंस को तो वो पूरा कर रहे थे जो सारी चाहिए थी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, लेकिन वो तब भी उनकी ग्रोथ वहां पे इंडस्ट्रीज की नहीं हो पा रही थी। ऑल दीज फैक्टर्स, आगे पढ़ो, ऑल दीज फैक्टर्स मस्ट हैव बी नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट टू कॉज द रेवोल्यूशन। ये सारे फैक्टर जरूरी तो हैं, वो कह रहा है, लेकिन सफिशिएंट नहीं थे रेवोल्यूशन को कॉज करने में। फिर कह रहा है दिस आफ्टर ऑल होलैंड हैड एवरीथिंग एक्सेप्ट कोल, उसके पास सब कुछ था कोल को छोड़ के। while China also have many of these factors, चाइना के पास भी इन फैक्टर्स में से काफी फैक्टर्स थे। most historians are convinced there are one or two missing factors that you need to open the lock, मतलब सारे हिस्टोरियंस इस बात पे मतलब एग्री हुए कि यहाँ पे एक या दो फैक्टर ऐसे जो मतलब मिसिंग है, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन की जाने की तरफ, ग्रोथ के बढ़ने की। लेकिन अब जो कह रहा है केसेस ऑफ हॉलैंड, फ्रांस एंड चाइना, आपने एक यहाँ चीज देखी कि वहां पे वो जापान का भी बोल रहा है, नीदरलैंड का भी बोल रहा है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ तो ये सारी कंट्रीज मेंशन होती है, जापान भी होता, नीदरलैंड ने पहले किसके साथ कंपैरिजन करा? ब्रिटेन के साथ जापान का, फिर उसने आगे जाकर किसका? चाइना का ब्रिटेन के साथ कंपैरिजन करा, है ना। तो मतलब यहाँ पे ऊपर से उसने ब्रिटेन के साथ पूरा कंपैरिजन करा था। अब आप लोगों ने आंसर इसमें शायद ये वाला लगा दिया होगा, द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज इन जापान, है ना, बिकॉज द सेम इंफॉर्मेशन इज रिटन इन द के पैराग्राफ में यही वाली इंफॉर्मेशन लिखी, बट उसने आगे जाके पूरा बात को चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया कि कैसे। उसने बोला है कि
जो जापान था उसकी जो सिटीज थी वो डेवलप हो रही थी, लेकिन वहाँ पे कोई भी सैनिटेशन की प्रॉपर फैसिलिटी नहीं थी। जो वाटर बॉर्न डिसीज थी, ठीक है, वो जापानीज लोगों को ज्यादा हो रही थी देन ब्रिटेन के लोगों से, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब इसने सीधा सीधा क्या कर दिया, कंपैरिजन कर दिया। तो आंसर कौन सा हो सकता है इसका, कंपैरिजन विद जापान लीड टू द आंसर। अब आंसर कैसे मिला उसको, यहाँ पे आंसर कैसे मिला, हाँ लास्ट में उसने लिखा नो अदर यूरोपियन नेशन सिप टी लाइक ब्रिटिश, है ना, मतलब किसी भी यूरोपियन कंट्री ने ऐसे चाय नहीं पी लाइक ब्रिटिश की तरह, जैसे ब्रिटिशर पीते थे उनकी तरह। पुश दीज अदर कंट्रीज आउट ऑफ कंटेंटेशन ऑफ द रेवोल्यूशन, मतलब जो सबसे ज्यादा रेवोल्यूशन था वो ब्रिटेन में ही हुआ था, बाकी सबको इससे वो अलग करा है। तो कंपैरिजन हो गया यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले जो हाईलाइटेड उसने कंपैरिजन था वो जापान के साथ कर दिया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। okay, but if tea is a factor in the combination law, why didn't Japan forge ahead in the tea soaked industrial revolution of its own? Macfarlane notes that even though 17th century Japan had large cities high literacy rate, है ना, उन्होंने ये नोट करा कि 17th century में जापान के पास बड़ी cities भी थी, हाई लिटरेसी रेट भी था, इवन अ फ्यूचर मार्केट्स भी थी। इट हैड टर्न्ड इट्स बैक ऑन द एसेंस ऑफ एनी वर्क बेस्ड revolution by giving up labor saving devices such as animal, afraid that they would put people out of work. Okay, what is meant by people out of work here? अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ, लोगों को काम से ही दखलंदाज कर देना, बाहर निकालो। अफ्रेड मीन्स फियर, फियर, अफ्रेड का फियर हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर मतलब उन्होंने क्या करा कि 17th सेंचुरी में उनके पास सब कुछ था, लिटरेसी भी रेट भी अच्छा था उनका, सिटीज जो थी वो भी काफी बड़ी थी, इवन उनके पास एक फ्यूचर मार्केट भी अच्छी थी उनकी, लेकिन तब भी उन्होंने जो वर्क बेस्ड रेवोल्यूशन था उसमें बाय गिविंग अप लेबर सेविंग डिवाइसेस को उन्होंने क्या कर दिया, गिव अप कर दिया। और सच है जैसे कि एनिमल एंड अफ्रेड दैट दे वुड पुट पीपल आउट ऑफ वर्क, और उनको किस चीज का डर हो गया कि वो लोगों को, इसकी वजह से क्या होगा कि लोग ही काम से बाहर चले जाएंगे, लोगों को ही काम नहीं मिलेगा। सो द नेशन दैट वी नाउ थिंक एज वन ऑफ द मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, अब जिस हम नेशन को सोचते हैं कि टेक्निकली बहुत एडवांस्ड है, एंटर्ड इन 19th सेंचुरी हैविंग अबंडेंट द व्हील, ठीक है। अब आप लोग बताओ इसका आंसर, परफेक्ट आंसर इसका क्या हो सकता है। फर्स्ट ट्राई टू एलिमिनेट द ऑप्शंस, जो ऑप्शंस दिए हैं उनको एलिमिनेट करो, फिर आपको जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो मिल जाएगा। आंसर इज सेकंड, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एंड फियर इज अ सिनोनिम ऑफ अफ्रेड, एम्प्लॉयमेंट मींस पीपल आउट ऑफ वर्क, ठीक है। तो आपको जहां पे लगे कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन का मीनिंग कहीं नहीं समझ आ रहा है या आपको पैराग्राफ से समझ नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, जो वर्ड के मीनिंग है उनके सिनोनियम आप लोग गेस करके अपना आंसर ढूंढ सकते हो। और एलिमिनेशन मेथड आप लोगों ने जरूर यूज करना है व्हाइल फाइंडिंग हेडिंग्स और पैराग्राफ टाइप ऑफ क्वेश्चन। जब भी आप पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस करो या हेडिंग वाले क्वेश्चन करो तो एलिमिनेशन मेथड आप जरूर लगाओ, ठीक है। उसमें